दोस्तों, जय पूनिया चैनल में आपका स्वागत है। हमारी क्लास दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर चल रही है। पहली क्लास में हमने पर्वतमालाएं पढ़ी, परिचय पढ़ा। दूसरी क्लास में हमने नदियां और घास के मैदान पढ़े। कई लोग कह रहे हैं कि पीडीएफ भेजो। पीडीएफ की अभी ज़रूरत नहीं है। आप लोग क्लास देखते टाइम कम से कम क्लास पे ध्यान दो। हम आगे जो हम अपनी क्लास होगी वो इस तरह से होगी कि आप साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहना, लिखते रहना, वो भी करेंगे। लेकिन अभी जो क्लास है आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, सुनने में बार बार सुनो। नोट्स पे मत जाओ। सिर्फ नोट्स तो हमेशा लिखे हुए ही पड़े रहते हैं और आप उसको कभी पढ़ नहीं पाते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपने दिमाग में याद करने की आप लोग कोशिश करो। आज जो हमारी क्लास होगी, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो बाकी बचे हुए टॉपिक है उन पर हम आज की क्लास करेंगे। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो टॉपिक आज हमारे होंगे, उसमें आपके पठार होंगे, मरुस्थल होंगे, झीलें होंगी, जल परिवहन होगा और लास्ट में हम कुछ अन्य बातें भी इसमें पढ़ेंगे। अन्य जो तथ्य है उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक करके इन टॉपिक्स को लेंगे। जो आपका मैप है, यहाँ पे हम डिजिटल मैप का प्रयोग नहीं करेंगे। ये मैप ऐसे बनाना है और आपको भी सीखना है मैप बना के, ताकि एग्जाम में आप लोग जहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपको वितरण दिखाना हो तो वहाँ आपको मैप बनाने हैं और मैप बनाने सीखने हैं। डिजिटल मैप का ये होता है कि वो डिजिटल ही रहेंगे, फिर आप कभी सीख नहीं पाओगे उन मैप्स को। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों पठारों की। पठार की हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो है आपके सबसे बड़े पठार से हम शुरू करेंगे। सबसे बड़ा जो पठार है वो आपका ब्राजीलियन पठार है, या इसको ब्राजीलियन उच्च भूमि कहते हैं। ब्राजीलियन हाईलैंड ये जो भाग है आपका, ब्राजीलियन उच्च भूमि को, या इसको आप ब्राजील का पठार कह सकते हैं। ये जो पठार है ब्राजील का पठार, ये पुरानी जो भाग है आपके गोंडवाना लैंड का भाग है, जैसे अफ्रीका में हुआ, भारत में हुआ। ये जो है आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का, तो बेसाल्ट लावा से निर्मित है मुख्यतः ये। बेसाल्ट लावा से निर्मित है। जैसे आपके इस बार आरएस मुख्य परीक्षा में एक क्वेश्चन आया था, उद्गारी जो आपके ज्वालामुखी पठार है, या उद्गारी, उद्गार के आधार पर ज्वालामुखियों के प्रकार बताने हैं। तो उद्गार के आधार पर जो प्रकार होता है, यानी उसका जो इरप्शन होता है, तो आपके यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो बेसाल्ट लावा है वो फिसर इरप्शन कहलाता है, दरारी उद्गार कहलाता है। और बेसाल्ट लावा जो होता है उसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, और वो जब आपके धीरे धीरे दरारों के माध्यम से बाहर निकलता है तो ठंडे होने से उसके पठारों का निर्माण होता है। जैसे भारतीय प्लेट है तो उसमें दक्कन लावा पठार, मालवा का पठार, वो आपके फिसर इरप्शन जिसको हम दरारी उद्गार कहते हैं उससे निर्मित है। तो ब्राजील का पठार भी आपके ऐसा ही है। यहाँ पर भी पुराना भाग है ये ब्राजील का पठार, इसलिए यहाँ पर आपके मिनरल्स मिलते हैं। ब्राजील के पठार को इस महाद्वीप का खनिजों का अजायब घर कहते हैं, म्यूजियम ऑफ मिनरल्स ऑफ साउथ अमेरिका। खनिजों का अजायब घर, यानी यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में खनिज मिलते हैं। जैसे छोटा नागपुर है भारत का खनिजों का अजायब घर, भारत का रूर कहो उसको, या फिर भारत का सार प्रदेश कहो। वैसे भी आपके ब्राजीलियन का पठार भी जो है वो यहाँ का खनिजों का अजायब घर। यहाँ पर आपके लोहे के भंडार मिलते हैं ब्राजील में। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक देश ब्राजील है आपके। और यहाँ पर जो है मिनास गेरास जो क्षेत्र है वो लोहे के लिए प्रसिद्ध है इस पठार में।
और इस मिनास गेरास में, इस भाग में प्रसिद्ध लोहे की खान, इस महाद्वीप की सबसे बड़ी लोहे की खान है जिसका नाम है इतावीरा, वो आपके यहाँ पर स्थित है। तो ब्राजील के पठार में एक तो आपके हो गया लोहा, दूसरा यहाँ पर इस भाग में आपके कोयले के भी भंडार मिलते हैं ब्राजील में। और अयामा खान भी आपके बॉक्साइट की खान है, वो भी इस ब्राजील के पठार में स्थित है। यानी इतावीरा तो आपके हो गई लोहे की खान, अयामा होगी बॉक्साइट की खान, और फिर आपके कोयले के भंडार। तो इनके लिए ब्राजील का पठार जाना जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इस पठार पर हमने वनस्पति में कल देखा था कि यहाँ कैंपोस जो वन है वो पाए जाते हैं आपके। फिर इस ब्राजील का जो ये पठार है आपके, इसका जो ये भाग है पश्चिमी भाग, यहाँ पर भी आपके पठार मिलता है जिसका नाम है माटो ग्रासो पठार। माटो ग्रासो पठार जो है वो भी आपके ब्राजीलियन पठार का ही एक पार्ट है, जो ब्राजील के पठार के पश्चिम में स्थित है इसी महाद्वीप में। तो ये छोटा सा पठार है जिसको हम माटो ग्रासो का पठार कहते हैं। तो पहला पठार जो हुआ आपके वो हुआ ब्राजीलियन पठार, और दूसरा जो पठार हुआ वो आपके माटो ग्रासो का पठार हुआ। ब्राजीलियन पठार जो है आपके, इसका जो सबसे ऊंचा भाग है वो यहाँ पे बेंडीरिया चोटी है। ये यहाँ पर स्थित है। ये जो पठार हम पढ़ रहे हैं ये आपके आरएस मेंस में भी है, सिलेबस में दिए हुए हैं। तो हमें ये पूछ सकते हैं 50 शब्दों में, 15 शब्दों में इन पठारों के बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है। तो बेंडेरिया चोटी हाईएस्ट पीक है यहाँ ब्राजील के पठार का, और इसके पास में इसी का ही एक पार्ट है जिसको हम माटो ग्रासो पठार कहते हैं। तो दो पठार आपको ध्यान रखने हैं ब्राजील में है, पहला ब्राजीलियन, दूसरा हो गया आपका माटो ग्रासो का पठार। तीसरा जो भाग है आपके, इस भाग में मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि फ्रेंच गुआना, सूरीनाम, और यहां पर है गुआना। जो तीसरा जो पठार है आपके उसका नाम है गुआना उच्च भूमि, या इसको हम बोलते हैं गुआना हाईलैंड। तो गुआना जो है वो खुद आपका देश है, और गुआना देश जो है वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्रिटिश भाषा बोली जाती है। फ्रेंच गुआना जो है वो यहाँ पे टेरिटरी मैंने बताई थी फ्रांस की, और वहां पे कोरू स्थित है जहां से उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं। तो गुआना उच्च भूमि जो है वो आपके गुआना देश के अंतर्गत आती है। इसमें गुआना उच्च भूमि का सबसे ऊंचा भाग है उसका माउंट रोरेमा कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि माउंट रोरेमा है वो गुआना उच्च भूमि का सबसे ऊंचा भाग है। ये पीक है, जैसे पठारी भाग है तो पठारी भागों पर भी कई चोटियां स्थित है आपके, और उन चोटियों के नाम है, जैसे यहाँ बेंडीरिया चोटी है, और यहाँ पे आपके गुआना उच्च भूमि का जो हाईएस्ट पार्ट हो गया वो हो गया माउंट रोरेमो। तो यहाँ पे गुआना उच्च भूमि हुई। दूसरा आपके ये हुआ ब्राजील का पठार माटो ग्रासो पठार। चौथे नंबर पे जो पठार है आपके, हमने यहाँ पे एक देश पढ़ा था पेरू, और पेरू के पास जो देश था वो आपका बोलीविया देश था। यानी कि 4 नंबर पे जो पठार है उसको बोलते हैं हम बोलीविया का पठार, एल्टो प्लेनो, या इसको बोलते हैं एल्टो प्लेनो। जो बोलीविया का पठार है दोस्तों, ये जो पठार हमें ध्यान रखना एंडीज पर स्थित है, और जो पर्वतों पर पठार स्थित होता है या जो पर्वतों की दो श्रृंखलाओं के बीच में जो पठार स्थित होते हैं उनको हम इंटरमाउंटेन या अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि बोलीविया का जो पठार है वो अंतर पर्वतीय पठार है, एल्टो प्लेनो कहलाता है, इंटरमोंटेन है, दो पर्वतों के मध्य वाले अंतर पर्वतीय पठार है। ऐसे पठारों के भी हम वर्गीकरण पढ़ेंगे। इस महाद्वीप में ही कुछ और पठार आएंगे, जैसे बेसाल्ट लावा, ये भी एक प्रकार का पठार हो गया। कहीं पर आपके डायस्ट्रोपिक होते हैं, पटल विरूपणीय पठार होते हैं, जैसे ये आपका गुआना उच्च भूमि है, या माटोग्रास, कुछ भाग ऊपर उठ जाते हैं जिनको अपन पटल विरूपणीय पठार कहते हैं। इसी तरह एक गिरिपदीय पठार होता है, वो आगे अगला जो पठार है हम वो पढ़ेंगे। पहले बोलिविया के पठार की हम बात करते हैं। ये जो पठार है एल्टो प्लेनो, बोलिविया की राजधानी लापाज जो है, मैंने आप लोगों को बताया था कि दुनिया की सबसे ऊंचा राजधानी नगर जो है वो बोलिविया की लापाज है, वो इसी पठार पर स्थित है। इस पठार वाले भाग में
सबसे पहले आलू की खेती दुनिया में वो यहीं पे हुई थी। और इस आलू की खेती को पुर्तगाली बाद में भारत में भी लाए थे। तो आलू का जन्मभूमि जो है वो आपका ये पठार माना जाता है दक्षिण अमेरिका में। तो एक नंबर पे हमारा हुआ ब्राजील का पठार, दूसरे नंबर पे हुआ हमारा माटो ग्राशो, तीसरे नंबर पे हुआ हमारा गुआना की उच्च भूमि, और चौथे नंबर पे हुआ हमारा बोलिविया का पठार, या इसको एल्टोप्लेनो कहते हैं। फिर पांचवें नंबर पे जो है आपके यहाँ पे अर्जेंटीना में है। इधर हमने पढ़ी थी एंडीज पर्वतमाला है, और यहाँ पर पठारी भाग है जिसका नाम है आपके पेटागोनिया। मरुस्थल में भी आता है, जैसे लद्दाख का पठार भी है, और हम उसको भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल भी कहते हैं, कोल्ड डेजर्ट। तो ये भी आपके एक तरह से कोल्ड डेजर्ट है, और ये पठार का रूप भी है, पेटागोनिया का पठार। तो पहले हम मैप में ये देख ले कि हमारा सबसे पहले तो जो हुआ ब्राजील का पठार, दूसरा हुआ ये वाला भाग ब्राजील में ही, माटो ग्राशो, तीसरा जो भाग हुआ हमारा गुआना उच्च भूमि, चौथा भाग हुआ हमारा बोलिविया का पठार, और पांचवा जो भाग है वो अर्जेंटीना देश में है जिसका नाम पेटागोनिया का पठार है। अब हम इस पेटागोनिया के पठार की जो खास बात है वो देखते हैं कि इसके बारे में हम क्या जानते हैं। पठारों के मैंने बताया था कि कुछ वर्गीकरण होता है। एक होता है पटल विरूपणीय पठार, एक होता है लावा पठार जिसको हम बेसाल्ट लावा से निर्मित पठार मानते हैं, तीसरा होता है इंटरमाउंटेन या अंतर पर्वतीय पठार। इसी तरह एक लोएस मिट्टी के जमा होने से बनता है, चीन में है लोएस का पठार। और एक जो पठार होता है जिसको हम गिरिपदीय पठार कहते हैं, यानी जो पर्वतों के पैरों पे होते हैं, फुट हिल्स एरिया में होते हैं, जिनको फुट हिल प्लेटू कहते हैं, या हम इसको पीडमोंट पठार कहते हैं। पीडमोंट प्लेटू, तो ये एक कैटेगरी होती है पीडमोंट पठार। पीडमोंट पठार जो है, बेसिकली इस नाम का जो पठार है वो हम नॉर्थ अमेरिका में पढ़ेंगे, अपलेशियन के पूर्वी भाग में है, इसीलिए वहां पर उस पठार का नाम पीडमोंट पठार है, और वो फुट हिल है अपलेशियन के पास, इसलिए ऐसे पठारों का नाम ही आपके हो गया फुट हिल प्लेटू को ही पीडमोंट पठार कहते हैं। तो ये जो पेटागोनिया है ये आपके यहाँ पे एंडीज पर्वतमाला का विस्तार हो गया, और इसके पर्वतपादीय क्षेत्र में, जैसे ये पर्वत है आपका, और पर्वतों के पास में ये जो पठारी भाग है, और आगे या तो समुद्र आ गया या फिर मैदानी भाग आ जाता, दूसरी तरफ पठार नहीं आते। अगर यहाँ पठार पर्वत होते दूसरी तरफ, तो दो पर्वतों के बीच में जैसे ये बोलीविया, तो उसको हम बोलते हैं अंतर पर्वतीय पठार। लेकिन जहां पर एक ही तरफ पर्वत हो और दूसरी तरफ या मैदान हो या सागर का भाग हो, जैसे यहाँ सागर है, अटलांटिक महासागर आ जाता है आपके इस तरफ, तो ऐसे पठारों को हम गिरिपदीय पठार या पिडमोंट प्लेटू कहते हैं। ये जो भाग है पेटागोनिया कुछ ऐसा ही है अर्जेंटीना में, और इस भाग में फॉकलैंड ठंडी जलधारा भी बहती है। इसकी वजह से यहाँ तटीय भाग में वायु दाब अधिक हो जाता है, और जब वायु दाब अधिक होता है तो हवाएं केंद्र से बाहर की तरफ चलती है, केंद्र से बाहर की तरफ चलती है, तो उनको हम प्रति चक्रवात कहते हैं। और प्रति चक्रवात कहते हैं जब केंद्र से हवाएं बाहर की तरफ चलती है, यानी कि यहाँ से हवाएं समुद्र की तरफ चलती है, इसलिए यहाँ वर्षा नहीं होती, इसलिए ये एक तरह से मरुस्थल है। और क्योंकि 40 डिग्री से ज्यादा अक्षांश में स्थित है, इसलिए ये शीत मरुस्थल है। तो ये ध्यान रखना है। तो शीत मरुस्थल या तो उच्च अक्षांशों में होते हैं या ऊंचे पर्वतीय भागों पर भी निर्मित होते हैं, जैसे लद्दाख का पठार। तो पेटागोनिया जो है आपके, वो ऐसा ही पिडमोंट प्लेटू है, और वो आपके यहाँ पर स्थित है। तो इस तरह से पठारों के वर्गीकरण भी आपके साथ साथ में आगे जो मेंस में अपने बड़ा 100 शब्दों का क्वेश्चन आ सकता है, पठारों का वर्गीकरण। तो पठारों का वर्गीकरण क्या हुआ, एक तो पठार हुए आपके अंतर पर्वतीय जैसे बोलिविया, एक पठार हुआ लावा निर्मित जैसे ब्राजील का, एक पठार हुआ डायोस्ट्रोपिक या पटल विरूपणीय जैसे गुआना या नॉर्थ अमेरिका में हम पढ़ेंगे ऐसे पटल विरूपणीय पठार, ओजार्क वगैरह, या फिर एक हुआ आपका गिरिपदीय पठार फुटिल या पीडमोंट प्लेटू, या फिर एक कैटेगरी हो गई लोएस का पठार जो मिट्टी के जमा होने से चीन में निर्मित होता है, उत्तरी चीन में। तो इस तरह से ये पठारों के मुख्यतः वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन भी आपके आ गया। तो पहली जो चीज हमारी थी इस महाद्वीप में, वो हमें ये पढ़नी थी कि कौन कौन से पठार यहाँ पर निर्मित है। तो ये आपके पहला हुआ टॉपिक हमारा पठार। दूसरा जो टॉपिक है हमारा इस महाद्वीप में, वो आपके आते हैं मरुस्थल। कौन से मरुस्थल है यहाँ।
मरुस्थलों की हम बात करें तो आपके सबसे पहला जो मरुस्थल है हम इस भाग में देखेंगे, यहाँ पे पेरू देश है, बोलिविया, और इधर आपका हो गया पेरू देश। पहले अपन लिख लेते हैं मरुस्थल। शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं आपको, पहले तो हम ये जान ले कि मरुस्थल की परिभाषा क्या होती है। मरुस्थल का अर्थ ये नहीं है कि वहां लू चले या रेत उड़े, समझ रहे हो आप लोग। शीत मरुस्थल भी होते हैं, वहां कोई बालू मिट्टी नहीं होती है, या पथरीले मरुस्थल भी होते हैं। तो फिर मरुस्थल की परिभाषा क्या है? हम सभी शब्द कई बार नाम ले लेते हैं, लेकिन बेसिक शब्दों के परिभाषा हमें मत पता नहीं होती। तो मरुस्थल किसे कहते हैं? वो क्षेत्र जहां वाष्पोत्सर्जन इवोपोरेशन की मात्रा वर्षण की मात्रा से अधिक हो, यानी बारिश की तुलना में वाष्पोत्सर्जन ज्यादा हो सकता दोनों ही कम हो, लेकिन उसमें भी कंपैरेटिवली वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है। ऐसे भागों को हम शुष्क भाग या मरुस्थलीय जलवायु वाले क्षेत्र कहते हैं। और जहां पर ये इस तरह की भौतिक आकृति मिलती है वो आपकी मरुस्थल कहलाते हैं। तो मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं ट्रॉपिकल डेजर्ट, उष्ण मरुस्थल, जो निम्न अक्षांशों में होते हैं 40 डिग्री तक आपके, और एक होते हैं आपके शीत मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट। ये भी मरुस्थल में इंक्लूड होते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो जवाब आएगा सहारा। गलत, क्योंकि अंटार्कटिका जो है महाद्वीप है, पूरा कॉन्टिनेंट है, और वो सबसे बड़ा डेजर्ट है संसार का। सहारा जो है वो दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है, और दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। ये चीज हमें यहाँ ध्यान रखनी है। तो कोल्ड डेजर्ट जो है वो या तो उच्च अक्षांशों में निर्मित होते हैं आपके 67.5 डिग्री के बाद, ध्रुवीय भाग जैसे साइबेरियन डेजर्ट है, ये आपके अलास्का वाला भाग है, ग्रीनलैंड है, या इसी तरह अंटार्कटिका, या फिर आपके ऊंचाई के आधार पर जहाँ तापमान कम हो जाता है, माइनस में हो जाता है, जैसे हमारे यहाँ लद्दाख का पठार। तो इस महाद्वीप में पेरू में हम शुरू करते हैं, तट के पास यहाँ पे एक मरुस्थल है जो बहुत कम बुक्स में मिलता है, हमें ध्यान रखना है। उसका नाम जो है आपके फर्स्ट जो मरुस्थल है उसका नाम है सेचुरा, सेचुरा डेजर्ट। ये जो सेचुरा डेजर्ट है आपके, ये पेरू देश में है। हमें ध्यान रखना है कि पेरू देश में स्थित है, यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ये जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का भाग है, ये बीच का भाग हो गया, तो ये आपके हो गया उत्तर पश्चिमी भाग, यानी इस कॉन्टिनेंट के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, एंडीज पर्वतमाला के पश्चिमी तट के पास। और ये आपके महासागरीय तट के पास स्थित है सेचुरा मरुस्थल। ये मरुस्थल गर्म मरुस्थल है। और अल नीनो जो होती है वो कभी कभार यहाँ घटना होती है, जिसकी वजह से इसका क्लाइमेट भी प्रभावित हो रहा है। अल नीनो के कारण जैसे कई जगह बाढ़ आती है तो कई जगह सूखा भी पड़ता है। तो इस भाग में सूखा पड़ रहा है इस सेचुरा मरुस्थल में, और यहाँ पर वर्षा की मात्रा आपके कम होती है। इसी सेचुरा मरुस्थल के अंदर आपके बेओवर जगह स्थित है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है बेओवर। जैसे अपन बात करते हैं कि एशिया महाद्वीप का निम्नतम बिंदु कौन सा है, तो आप लोगों के दिमाग में आता है मृत सागर, जॉर्डन। इसी तरह अफ्रीका महाद्वीप का हम आपको पूछा जाता है कि निम्नतम बिंदु कौन सा है, तो आपके दिमाग में आता है असाल झील। नॉर्थ अमेरिका में तो डेथ वैली। ऐसे ही इस महाद्वीप का सबसे लोएस्ट पॉइंट, समुद्र तल से जो सबसे नीचा भाग है, वो आपके है बेओवर। और इस बेओवर की दूसरी जो सबसे खास बात है वो ये है कि दक्षिणी गोलार्ध के जितने भी महाद्वीप है उनका सबसे निम्नतम बिंदु ये है, लोएस्ट पॉइंट इन साउथ हेमिस्फीयर, जितने भी कॉन्टिनेंट है। तो बेओवर जो है वो आपके सेचुरा मरुस्थल के अंतर्गत स्थित है, और सेचुरा की लोकेशन आपके किस देश में हो गई? पेरू देश में। तो पहला जो मरुस्थल है वो आपके हुआ सेचुरा। दूसरा जो मरुस्थल है वो आपके इस भाग में स्थित है, ये जो भाग है आपका चिली देश। और चिली देश में जो सेकंड मरुस्थल है आपके, उसका नाम आप सभी लोग जानते हैं, सभी ने पढ़ रखा है, अट्टाकामा मरुस्थल।
अटाकामा मरुस्थल चिली देश में स्थित है। मुख्य भाग इसका चिली में ही है, कुछ भाग इसका अर्जेंटीना और बोलिविया में भी है, लेकिन मेन जो पार्ट है इसका वो आपके कौन से देश में है? चिली देश में। अब अटाकामा मरुस्थल की क्या खास बात है दुनिया में? अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे शुष्कतम गर्म मरुस्थल कौन सा है, या सबसे शुष्कतम मरुस्थल भी कौन सा, अंटार्कटिका से भी ज्यादा शुष्कतम मरुस्थल आपके है वो ये है, तो संसार का सबसे शुष्कतम मरुस्थल, ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, तो वो आपका उत्तर आएगा अटाकामा मरुस्थल। सबसे कम वर्षा वाला मरुस्थल ये है। अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा वर्षा वाला मरुस्थल कौन सा है, तो थार का मरुस्थल है। अपने यहाँ जो इतनी कम बारिश होती है, लेकिन मरुस्थलों में वो सबसे ज्यादा बारिश अपने यहाँ होती है। तो सबसे शुष्कतम जो मरुस्थल है दुनिया का वो आपके माना जाता है अटाकामा मरुस्थल। इस मरुस्थल के अंतर्गत अटाकामा में एक नगर स्थित है, एरिका, और एक आपके है इक्यूकू। ये शुष्कतम स्थान है इस महाद्वीप के। सबसे ज्यादा शुष्कतम स्थान इस महाद्वीप का अब एरिका है, पहले इक्यूकू था। तो ये सबसे शुष्कतम स्थान माने जाते हैं, ड्राइएस्ट पॉइंट ऑन दिस कॉन्टिनेंट। एरिका जो है, आपको यह ध्यान रखना है कि इस अट्टाकामा मरुस्थल क्योंकि शुष्कतम है और यहाँ पे ग्वानो पक्षी की बीट वगैरह है, इस वजह से वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है और वो नाइट्रेट में बदल जाती है और सल्फर। तो इस मरुस्थल में आपके नाइट्रेट व सल्फर के भंडार मिलते हैं बालू मिट्टी में। और ये आरएस फिल्म्स में एक बार पूछा भी गया कि नाइट्रेट और सल्फर के भंडार किस मरुस्थल में मिलते हैं, तो वो आपका मरुस्थल हो गया अटाकामा मरुस्थल। और नाइट्रेट जो बुरा होता है, इसके कारण वो नाइट्रेट यहाँ उड़ता रहता है, तो एरिका जो नगर है उसकी दीवारों पे वो भूरे रंग का नाइट्रेट जमा हो गया है। इसलिए इस एरिका नगर को नाम ही इसका रख दिया गया है प्रेत नगर, भूतों का नगर। बुरा बुरा भूतों जैसा लगता है पूरा नगर ही, इसलिए नगर का नाम ही रख दिया गया है प्रेत नगर या घोस्ट सिटी। तो वो आपकी घोस्ट सिटी जो है वो कौन सी हो गई? एरिका, जो कि अटाकामा मरुस्थल के अंतर्गत ही स्थित है। तो ये ध्यान रखना है कि अटाकामा मरुस्थल जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध हो गया? तो नाइट्रेट व सल्फर के लिए। और फिर आपके एरिका और इक्यूकू यहाँ स्थित है, प्रेत नगर के नाम से कहलाते हैं। सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान है वो आपके दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में हम पढ़ेंगे, अल्जीरिया में। यहाँ पे हमें यह ध्यान रखना है कि ये इस महाद्वीप में सबसे कम वर्षा वाली जो जगह है वो आपकी होगी एरिका व इक्यूकू। अब अटाकामा मरुस्थल में यह भी ध्यान रखना है कि इसका जो दक्षिणी भाग है, यानी ये इतना शुष्क भाग है कि इसका जो दक्षिणी भाग है वो जब हिमयुग हुआ, प्लेस्टोसीन एज, तो उसमें भी वहां हिम नहीं जमी इस अटाकामा मरुस्थल के दक्षिणी भाग में। कई सालों से यहाँ वर्षा नहीं हुई है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि दुनिया में ऐसा स्थान है जहां पे कभी वर्षा हुई नहीं है, 20 लाख साल हो गए, ऐसा भी स्थान है आपके अंटार्कटिका महाद्वीप में, जिसको हम ड्राई वैली कहते हैं, जो अंटार्कटिका में स्थित है, शुष्क घाटी, जहां पर पिछले 20 लाख वर्षों से बारिश होने के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। तो अटाकामा मरुस्थल आपके इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे हम्बोल्ट या पेरुवियन ठंडी जल धारा चलती है, जिसकी वजह से भी यहाँ उच्च वायु दाब मिलता है, उच्च दाब वायु दाब मिलता तट पर, तो प्रति चक्रवात बन जाता है, वही स्थिति जो पेटागोनिया वाली थी। और हवाएं यहाँ पे तट से समुद्र की तरफ चलती है, इसलिए यहाँ वर्षा की मात्रा नहीं होती है। तो पहला जो हमारा मरुस्थल था सेचुरा, दूसरा जो हमारा मरुस्थल था इस महाद्वीप में दोस्तों वो था अटाकामा मरुस्थल। तो अटाकामा मरुस्थल किन चीजों के लिए जाना जाता है वो चीज हम यहाँ पढ़ चुके हैं। तीसरा जो मरुस्थल है वो आपके पेटागोनिया, जो पठार हमने पढ़ा, वही मरुस्थल भी कहलाता, मैंने बताया था शीत मरुस्थल के रूप में भी जाना जाता है। तो ये आपके पेटागोनिया पठार को या इसको कोल्ड डेजर्ट कहो। तो ये तीन मरुस्थल जो है मुख्यतः इस महाद्वीप के अंतर्गत स्थित है, जिनके बारे में हमें ध्यान रखना है। तो पहला जो टॉपिक हमने पढ़ा पठार इस महाद्वीप में, और दूसरा जो टॉपिक पढ़ा हमने इस महाद्वीप में वो आपके हुआ मरुस्थल। तो अब बात आपके मरुस्थल की करें, पठारों की करें, तो ये है ध्यान रखने हैं आपको, यानी पठार में ब्राजील का पठार, माटो ग्रासो पठार, गुआना उच्च भूमि, बोलिविया का पठार। बोलिविया का जो पठार है वहाँ टिन के भंडार भी मिलते हैं। फिर आपके हमने पठार में पेटागोनिया का पठार पढ़ा। तो ये आपके पठार थे। इसी तरह मरुस्थल में हमें ध्यान रखना है कि सेचुरा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल और पेटागोनिया का मरुस्थल। तो ये दोस्तों पठार हुए, मरुस्थल हुए।
आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। प्री और मेंस दोनों में पूछते हैं, बाकी एग्जाम में भी पूछते हैं। फिर हमारा जो अगला नेक्स्ट जो आपके चैप्टर है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, वो आपके आती है झीलें। कौन सी झीलें इस महाद्वीप में स्थित है? तो आप लोग तो इसको ज्यादा से ज्यादा सुनो, याद करो। तो एक नोट्स बनाने की जो प्रवृत्ति अपने राजस्थान में मिलती है, उससे बाहर निकलो। नोट्स तो सब बन जाएंगे, दिमाग में याद रहेगा तो नोट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप लोगों को। तो ज्यादा से ज्यादा चीजें अपने दिमाग में रखने की कोशिश करो, नोट्सों के चक्कर में मत पड़ो आप लोग। तो झीलों की हम बात करें तो हमें यह ध्यान रखना है कि इस महाद्वीप में कौन कौन सी झीलें हैं। सबसे पहले हम झीलों में लेंगे आपके मराकईबो झील। कुछ लोग इसको खाड़ी का दर्जा देते हैं, इसलिए कई जगह आपको झील के रूप में ये नहीं मिलेगी, लेकिन बेसिकली इसको अधिकतर लोग झील ही मानते हैं, भूगर्भ रहता। तो पहली जो झील है आपके वो इस जगह पे है, वेनेजुएला देश में, जिसका नाम है आपके मराकईबो झील। यानी देश का नाम आपके हो गया वेनेजुएला। तो वेनेजुएला देश में जो झील है वो आपकी मराकईबो झील है। मराकईबो झील जो है वो, ये भी झील एक तरह से यहाँ पे रोक एंडीज पर्वतमाला के दो शाखाएं हैं उनके बीच में स्थित है। तो हालांकि ये अंतर पर्वतीय झील नहीं है, यहाँ शाखाएं दूर तक फैली हुई है। तो ये एक तरह से बेसिन है, जो कुछ लोग इसको समुद्र का भाग या खाड़ी के रूप में भी मानते हैं। तो मराकईबो जो हुई आपके वेनेजुएला में स्थित हुई। इस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील अगर आपको प्रश्न पूछा जाए तो मराकईबो है। टिटिकाका से भी ये बड़ी है, लेकिन कुछ लोग जब इसको झील मानते ही नहीं है तो वो फिर टिटिकाका आपको सबसे बड़ी झील मिलेगी। लेकिन हमें यह ध्यान रखना ये एक लेक है और वेनेजुएला में है, महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है आपके क्षेत्रफल के हिसाब से ही सबसे बड़ी। फिर मराकईबो की विशेषता क्या है? तो ये हमें ध्यान रखना है, ये जो मराकईबो नगर भी है इसी के तट पर, जिसको आपके लिटिल वेनिस कहते हैं। वेनिस जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा, इटली में है वेनिस नगर। अभी कोरोना का सबसे ज्यादा प्रभाव उधर ही है, नॉर्थ इटली में। तो वेनिस जो राजकुमारों का देश, राजकुमारों का नगर कहलाता है आपके, वैसा ये मिनी वेनिस जो है वो आपके कहलाता है मराकईबो नगर। फिर इस मराकईबो झील का जो ऑफशोर रीजन है, जिसको अपन तटीय अपतटीय भाग कहते हैं, जैसे भारत में बॉम्बे आई है, अप ऑफशोर रीजन भारत का, गुजरात में है ऑफशोर जहाँ पे पेट्रोलियम के भंडार मिलते हैं। तो ऐसे ही मराकईबो झील के अपतटीय भाग या ऑफशोर रीजन में आपके पेट्रोलियम के भंडार मिलते हैं। इस महाद्वीप में सबसे बड़े पेट्रोलियम के भंडार मराकईबो बेसिन में है, और वेनेजुएला इस महाद्वीप का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश है, और दुनिया में निर्यात में वेनेजुएला का दूसरा स्थान आता है पेट्रोलियम में। तो ये हमें ध्यान रखना। ओपेक जो संगठन था उसके सदस्यों में से वेनेजुएला भी एक था। तो वेनेजुएला जो है वो आपके किस लिए फेमस हो गया? पेट्रोलियम के लिए, पेट्रोलियम प्रोडक्शन के लिए। इस कॉन्टिनेंट में एक तो आपके कोलंबिया का मैगदलाना क्षेत्र है जहां पर भी पेट्रोलियम के भंडार मिलते हैं, और दूसरा आपके मेन जो है इलाका वो आपकी मराकईबो झील हुई। तो इतनी चीज हमें यहाँ ध्यान रखनी है मराकईबो में, कि वेनेजुएला में है, महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है ये, ऑफशोर रीजन में पेट्रोलियम के भंडार मिलते हैं, वेनेजुएला इस महाद्वीप का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश है, और इसी वेनेजुएला का स्वतंत्रता का जन्मदाता जो था साइमन बोलीवर था, जो कोलंबिया के थे बेसिकली। तो और 1823 में उन्होंने प्रसिद्ध युद्ध लड़ा जिसको कहते हैं मराकईबो का युद्ध, द बैटल ऑफ मराकईबो। इस युद्ध में स्पेनिश सेना हार गई थी, स्पेनियार्ड्स जो कहलाते थे योद्धा, उनको यहाँ हारना पड़ा, इस क्षेत्र को छोड़ना पड़ा, और वेनेजुएला देश स्वतंत्र हुआ। साइमन बोलीवर समाजवादी थे, तो इसलिए आज भी समाजवाद जो है ह्यूगो छावेज के नेतृत्व में पहले यहाँ मजबूत था, फिर उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन आज भी वेनेजुएला में समाजवाद, सोशलिज्म चलता है आपके। तो ये अपने को इतनी चीज यहाँ ध्यान रखनी है। तो पहली चीज हुई आपके मराकईबो
झील। दूसरी जो झील है आपके, यहाँ पे हमने पढ़ा था, देश था पेरू, और यहाँ पे लैंडलॉक्ड कंट्री तो हमने पढ़ा था, दूसरा जो देश था आपका बोलीविया। तो पेरू और बोलीविया जो है, इन दोनों के बीच में ये जो भाग है आपका, यहाँ पर दूसरी प्रमुख झील है जिसका नाम आप सभी ने सुन रखा है, और झील का नाम है टिटिकाका, लेक टिटिकाका। तो लेक टिटिकाका जो हुई आपके इस कॉन्टिनेंट की दूसरी बड़ी झीलों में से, मतलब सॉरी, इस महाद्वीप की बड़ी झीलों में से एक है, और ये आपके मीठे पानी की झील है, फ्रेश वाटर की। तो मीठे पानी की झीलों में ये आती है। टिटिकाका जो झील है, कहा जाता है कि दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नेविगेबल यानी नौकागम्य झील है। अब दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील अगर पूछे तो भारत के पास पड़ोस में नेपाल में है, जिसका पता लगा कजिन सारा झील। वो माना जाता है कि दुनिया की सबसे ऊंची झील है, उसका नाम कजिन सारा है। ये भी ध्यान रखना है, 2019 में ये तथ्य आया है कि कजिन सारा जो है वो आपके संसार की सबसे ऊंची झील है। तो यहाँ पे हमें यह ध्यान रखना है कि टिटिकाका मीठे पानी की झील एंडीज पर्वतमाला पर स्थित, और जो पर्वतमाला के निर्माण के समय जो झीलें बनती है, उन झीलों को निर्माण के आधार पर हम बोलते हैं विवर्तनिकी झीलें। टेक्टोनिक लेक है, जैसे नक्की झील है, पर्वत निर्माण के समय बनी तो टेक्टोनिक, वो कोल्डेरा लेक नहीं है। जैसे डल झील है, वुलर झील है, ये टेक्टोनिक लेक्स है आपके, तो पर्वत निर्माण के समय विवर्तनिकी हलचल के कारण जो झीलें निर्मित होती है, ऐसी झीलों को हम विवर्तनिकी झील कहते हैं। आरएस मेंस में झीलें भी आपके टॉपिक है एक, और उसमें वर्गीकरण झीलों का पूछते हैं। तो एक तो आपके विवर्तनिकी झीलें होती है, इसी तरह एक मरुस्थलीय झीलें होती है, आपके नदियों द्वारा निर्मित झीलें होती है, झीलों के भी आपके अलग अलग कोल्डेरा या ज्वालामुखी झील होती है, वर्गीकरण है। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि फिर यहाँ ग्लेशियल इरोजन हिमानी अपरदन से निर्मित झीलें होती है, जैसे नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट लेक रीजन है। तो विवर्तनिकी झील ध्यान रखना है कि विवर्तनिकी झील आपकी हो गई टिटिकाका, पेरू व बोलीविया की सीमा पर स्थित है। अल्टो प्लेनो जो अपन ने पढ़ा था अभी, बोलीविया का पठार, उसके पास ये आपके स्थित है। जो पुरानी इंका सभ्यता का क्षेत्र माना जाता है ये झील, क्योंकि इस झील के अंदर कहते हैं कि जो इंका सभ्यता के निर्माता थे वो यहीं उतरे थे, कहते हैं स्वर्ग लोक से, और उन्होंने यहाँ उनका मंदिर भी मिलता है आपके। तो ये ध्यान रखना है। टिटिकाका झील जो है वो मीठे पानी की झील पेरू व बोलिविया के मध्य एंडीज पर्वतमाला पर विवर्तनिकी झील, और संसार की सबसे ऊंची नौकागम्य झील और मीठे पानी की झील है। और दुनिया की सबसे ऊंची झील 2019 में नवीनतम तथ्य कजिनसारा झील मानी जाती है नेपाल में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी जो झील है, इसी बोलिविया देश में है, मुख्यतः आपके पुपो झील या पोपो झील कहते हैं इसको। ये मात्र बोलीविया देश में स्थित है, इसका जो मेन विस्तार है वो आपके बोलीविया देश में ही मिलता है, वो भी एंडीज पर्वतमाला पर ही स्थित है। और इसका जो आकार है, जैसे आपके यूपीएससी में पिछली बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था कि किस झील का आकार मानवीय गतिविधियों के कारण कम हो रहा है, तो वो तो अरल सागर है, सेंट्रल एशिया में, क्योंकि वहां पे तुर्काना नहर बना दी, और वो तो नहर बनी है वहाँ कजाकिस्तान वगैरह में, तो उस नहर में पानी चला जाता है। सिर दरिया जो नदी गिरती है उसमें आपके अमू दरिया, और तो वो उन नदियों का पानी डाइवर्ट हो जाता है, इसलिए अरल सागर में पानी पहुंचता नहीं है, इसलिए अरल सागर का जो आकार है वो तो मानवीय क्रियाओं के कारण कम हो रहा है। और ये जो पोपो झील है, इसका जो आकार है वो आपके यहाँ अल नीनो का प्रभाव पड़ता है, बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ता है, इस वजह से वर्षा नहीं होती, इसलिए इसका आकार भी कम हो रहा है। और अब ये सैलाइन वाटर की झील में कन्वर्ट हो गई है, खारे पानी में, क्योंकि यहाँ पे चट्टानों में लवण था, पानी की जैसी मात्रा कम हुई तो लवणता की मात्रा बढ़ गई। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे पहली जो झील हुई मराकैबो झील, दूसरी हुई टिटिकाका झील, और तीसरी आपकी जो झील होगी जिसको हम पुपो या पोपो लेक कहते हैं। तो ये आपके इस कॉन्टिनेंट की जो मुख्य जो झीलें हैं जो हमें ध्यान रखनी है वो आपके ये है। फिर कुछ झीलें अर्जेंटीना देश में भी मिलती है, पेटागोनिया के पठार पर भी मिलती है। कुछ झीलें आपके तो हिमानी झीलें भी, ग्लेशियर या ग्लेशिएशन के कारण निर्मित झीलें भी मिलती है। तो ये आपके हुआ तीसरा जो टॉपिक हुआ
इस कॉन्टिनेंट का हमारे झीलें हमने पढ़ी। फिर आपके झीलों के बाद इस महाद्वीप में जल परिवहन की जो स्थिति है वो हम पढ़ेंगे कि यहाँ जल परिवहन कैसा है। जल परिवहन जो है दोस्तों, महाद्वीपों के अंदर तो आपके जैसे नहरें मिलेगी। अपने आरएस की परीक्षा में जो है वो जल परिवहन है। यहाँ पे आपको रेल या रोड ट्रांसपोर्टेशन नहीं पढ़ना है। जैसे यूं रेल का देखे तो यहाँ पे आपके इंडियन हाईवे भी मिलता है, ट्रांस इंडियन रेलवे मार्ग भी है, जो ब्यूनस आयरेस को, जो आपका चिली देश है उसमें वालपेरे जो नगर है, बंदरगाह नगर, उसको जोड़ता है। जो उस प्लाटा दर्रा जो अर्जेंटीना में और चिली की सीमा पर है, उस दर्रे से होकर गुजरता है, जिसको उस प्लाटा पास कहते हैं। तो वो ट्रांस इंडियन हाईवे कहलाता है। और वो आपके रेल मार्ग भी कहलाता है, जो अर्जेंटीना के ब्यूनस आयरेस को जोड़ता है चिली के वालपेरेजो नगर को। तो वो रेल मार्ग वगैरह अपने आरएएस के सिलेबस में नहीं है, यूपीएससी में हमें पढ़ना है, तो ध्यान भी आप रख लो। यूपीएससी में जो एक्स्ट्रा जो टॉपिक है आरएएस के, उनकी अपन अलग और क्लास ऑनलाइन यहाँ करेंगे। तो यहाँ पे हमें जल परिवहन पढ़ना है। तो इस कॉन्टिनेंट के अंदर कोई ऐसी बड़ी नहर नहीं है। पनामा नहर जो है वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आती है। दूसरे जो आपके जल परिवहन में मुख्य जो चीज आती है, जल संधियां आती है। तो जल संधियां यहाँ है वो अपन पढ़ेंगे। और समुद्री में, महासागरों में जो जल मार्ग होते हैं वो हम महासागरों में पढ़ेंगे। नदियों में भी जल परिवहन होता है। तो यहाँ पर मुख्यतः अमेजन में भी, अमेजन जो नदी है उसमें भी कुछ भाग उस जल परिवहन के लायक है, कुछ पराना में भी होता है। लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण जल परिवहन आपके नहीं है नदी वाला, जैसे राइन का है, सेंट लॉरेंस का है, यांगटी सिकियांग का है। उस तरह का उल्लेखनीय जल परिवहन या ऐसे व्यस्त नदी जल मार्ग यहाँ नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे जो मुख्य बात हम पढ़ेंगे वो आपके जल संधियों की बात पढ़ेंगे। तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे ये आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, इस मैप को हम थोड़ा छोटा बनाएंगे क्योंकि मेन जो जल परिवहन यहाँ पे नीचे आपके अंटार्कटिका महाद्वीप आ जाता है। यहाँ मुख्यतः अपने इसमें जल संधियां हमें पढ़नी है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो आपके इसके नीचे स्थित है। फिर ये जो भाग है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का खत्म होता है, तो यहाँ पे एक छोटा सा चिल्ली का द्वीप है जिसको हम बोलते हैं टेरा डेल फ्यूगो। फॉकलैंड आइलैंड यहाँ पे है, वो अलग है आपके उसके, और मुख्य भूमि के बीच में फॉकलैंड चैनल स्थित है। अपन इन सब पे चर्चा करेंगे। ये नीचे अंटार्कटिका हुआ आपके। तो ये दो महासागरों को, इधर आपके अटलांटिक महासागर हो गया ये पूरा भाग पूर्व में, और ये जो भाग हो गया आपका प्रशांत महासागर। और ये जो भाग है आपका, हमें यहाँ ध्यान रखना है, कहीं अभी तक कई जगह पुराने चार महासागर मिलते हैं, जबकि कुछ लोग पांचवा महासागर इसको मानते हैं आपके, जो अंटार्कटिका के किनारे पर बर्फ के पिघलने से या हिमानियों के पिघलने से निर्मित हुआ है, जिसको दक्षिणी महासागर भी कहते हैं। तो दक्षिणी महासागर तो यहाँ है इस द्वीप के नीचे, टेरा डेल फ्यूगो के नीचे। ये जो टेरा डेल फ्यूगो जो है चिली का ही द्वीप है, और यहाँ पर चिली की ही मुख्य भूमि है ऊपर, अर्जेंटीना यहाँ खत्म हो जाता है। तो यहाँ बीच में जल संधि है जो आपके प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, और इस जल संधि का नाम है मेगेलन जल संधि। जब पनामा नहर नहीं बनी थी तो पहले सारे जहाज जो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को पश्चिमी तट से जोड़ते थे, यानी न्यूयॉर्क से अगर सैन फ्रांसिस्को जाना होता था तो उसको पूरा ये महाद्वीप पार करके वहां पहुंचना होता था, यानी लगभग 14,000 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। तो वो जहाज आपके मैगेलन जल संधि से गुजरते थे। मैगेलन कौन था? तो मैगेलन ने 16वीं सदी में
वोएजर था, नाविक था, जिसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, पहला इंसान था जिसने जहाज में पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला जो इंसान था वो आपके मैगेलन था। तो उनको सम्मान देने के लिए, क्योंकि वो इसी जल संधि से होकर भी गुजरा था, तो इसीलिए इस जल संधि का जो नाम है वो आपके मैगेलन जल संधि रखा गया है। तो ये ध्यान रखना है, मैगेलन जल संधि। टेरा डेल फ्यूगो चिली के ही भाग को, चिली के ही द्वीप से अलग करती है और जोड़ती है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। जल संधि महासागरीय भागों को जोड़ती है, नाम ही जल संधि है। या जल डमरू कहते हैं, डमरू जैसा भाग होता है, बीच में संकरा और किनारे पे चौड़े समुद्री भाग होते हैं, तो इसलिए वो आपके जल संधि या जल डमरू मध्य कहलाती है। तो ये ध्यान रखना, पहली जो जल संधि हुई आपके वो हुई मैगेलन जल संधि। दूसरा कभी कभार होता है आपके जल संधि का भी छोटा रूप होता है, उसको हम पैसेज कहते हैं। संकरा समुद्री रास्ता जो होता है आपके, जैसे दर्रा तो पास कहलाता है और संकरा समुद्री रास्ता जो होता है वो आपके पैसेज कहलाता है। जैसे आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि भारत को श्रीलंका से जोड़ने वाला पैसेज कौन सा है? पाक तो जल संधि है, जल डमरू मध्य, तो उसके अंदर स्थित है डंकन पैसेज। डंकन पैसेज जो है उससे हम जाते हैं श्रीलंका। इसी तरह यहाँ पर भी एक पैसेज है और उस पैसेज का जो नाम है आपके ड्रेक पैसेज है। ड्रेक पैसेज जो है, ड्रेक जो था, रोजर ड्रेक, जिसने समुद्री डाकुओं को आपके समाप्त किया था, तो उसके सम्मान में इसका नाम रखा गया है ड्रेक पैसेज। तो ड्रेक पैसेज जो है वो मुख्यतः आपके टेरा डेल फ्यूगो यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को अलग करता है अंटार्कटिका से, या जोड़ता है, यहाँ से जाने का रास्ता है, और ये मुख्यतः दक्षिणी महासागर में स्थित है ड्रेक पैसेज। तो ड्रेक पैसेज में ध्यान रखना है कि यहाँ से अपन अंटार्कटिका जाते हैं। जैसे अंटार्कटिका पे भारत के जो अनुसंधान केंद्र है, भारती, मैत्री, दक्षिणी गंगोत्री, जितने भी थे, तो जो भी अंटार्कटिका पे रिसर्च के लिए जाता है आपके, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से ही जाते हैं और इसी ड्रेक पैसेज से होके गुजरते हैं। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये आपके हुआ। हाँ सॉरी, मैंने आपको अभी बताया था, जैसे श्रीलंका भारत को, वो एलिफेंटा पैसेज है। डंकन पैसेज आपके अंडमान निकोबार में है और एलिफेंटा जो पैसेज है वो आपके पाक जल संधि में है, जो भारत को श्रीलंका से जोड़ता है। तो यहाँ पर जो पैसेज है उसका नाम आपके ड्रेक पैसेज है। तो ये दोनों चीज ध्यान रखनी है, भारत श्रीलंका एलिफेंटा पैसेज पाक जल संधि में, डंकन पैसेज जो है वो आपके साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से आपके जोड़ता है, और यहाँ पर जो है उसका नाम ड्रेक पैसेज हुआ। तो ड्रेक पैसेज हमें यहाँ ध्यान रखना है, इस जगह पर स्थित हुआ आपके अंटार्कटिका महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से जो जोड़ने का रास्ता है उसका नाम हो गया ड्रेक पैसेज। तो दोस्तों आज दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ये टॉपिक हमारे पूरे हुए। फिर इस महाद्वीप में कुछ मैं अन्य चीजें भी आपको बता दूं संक्षेप में, कि मैंने बताया था कि यहाँ पर द्वीप है प्रशांत महासागर में इक्वेडोर का, जिसका नाम गालपागोस, जो विचित्र प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध गुआक्विल बंदरगाह है इक्वेडोर का, जिसको पर्ल ऑफ पैसिफिक कहते हैं, प्रशांत महासागर का मोती। कृषि में आपको यहाँ पे आरएस में आपको नहीं पढ़ना है कि फजेंडा कॉफी के बगीचे कहलाते हैं साओ पाउलो सेंटोस, वो यूपीएससी में आपके आर्थिक भूगोल जो है प्रीलिम्स में उसमें पढ़ना है। तो उसके लिए अपन अलग क्लास करेंगे कि कॉफी के बागान कौन से है, कॉफी का रेलवे मार्ग कौन सा है, कॉफी मंडी कौन सी है, उत्पादक कौन से है, वो चीजें। मिट्टियों में मैंने आप लोगों को बताया था कि रेंडजीना जो मिट्टी है आपके मुख्यतः अर्जेंटीना में मिलती है, चरनोज मिट्टी अर्जेंटीना में मिलती है। ब्राजील में जो कॉफी होती है जहां पे मिट्टी मिलती है उसको टेरा रोक्सा कहते हैं। तो टेरा रोक्सा जो मिट्टी है वो आपके ब्राजील में मिलती है, जिसमें चूने के अंश होते हैं, इसलिए वहाँ कॉफी की खेती होती है। रेंडजीना जो है वो मुख्यतः अर्जेंटीना में मिलती है। चरनोज मैंने बताया था, शीतोष्ण घास के मैदानों में जो मिट्टी मिलती है उसको हम चरनोज में मिट्टी कहते हैं। इसी तरह कुछ चीजें हमें और ध्यान रखनी है। रियो डी जेनेरियो नगर ब्राजील में स्थित है, जहाँ पृथ्वी सम्मेलन हुए हैं आपके, तो वो भी ब्राजील का नगर है। साओ पाउलो मैंने बताया था सबसे बड़ा नगर हुआ। फिर कुछ देशों की राजधानी की अपन बात कर ले, तो इस महाद्वीप में जो आपके देश है, जैसे सूरीनाम है, पारामरीबो राजधानी हो गई, गुआना की कैमन हो गई, वेनेजुएला की कराकश हो गई,
कोलंबिया की बोगोटा हो गई, इक्वेडोर की क्विटो हो गई, बोलिविया की लापाज हो गई, पेरू की लिमा हो गई, चिली की सेंटियागो, उरुग्वे की मोंटेविडियो, प्रागवे की एसेंसियन, अर्जेंटीना की ब्यूनस आयरेस थी और ब्राजील की ब्राजिलियस थी। 12 देश, 12 राजधानियां। राजधानियों में आपको लगभग यूपीएससी दे रहे हो तो दुनिया में लगभग सभी देशों की लोकेशन मैप पे राजधानियां आपको पता होनी चाहिए। तो आज की क्लास में हमने ये पढ़ा। इसी तरह जो इतिहास की क्लास आपके कल हुई थी गांधी जी की, आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, गांधी जी हमारे सिलेबस में है, हमें उनके बारे में जितने भी फैक्ट है वो जानने हैं आपके सिलेबस में। अब कोई ये नहीं कह सकता कि इतने फैक्ट्स हमारे तो नहीं पूछते हैं साहब, आरएस में नहीं पूछेंगे, यूपीएससी में नहीं पूछेंगे। कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे आपको, तो उनको पूछ के तो पेपर बनाएंगे नहीं यूपीएससी वाले कि आप बताओ सर क्या पूछना है। ठीक है ना, तो आप लोग इन बातों में ना आए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। ये यूपीएससी आरपीएससी का आरएस का एग्जाम है। पहले लोग ये कहते थे कि मेंस में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं एनालिटिकल, आरएस में तो पूछते ही नहीं है। 13 और 16 वाले में नहीं आए थे, लेकिन 18 वालों में लोगों की हालत खराब हो गई। प्रीलिम्स में भी ऐसे ही क्वेश्चन आए, कॉन्स्टिट्यूशन का एक भी क्वेश्चन लोगों को नोट्स में से नहीं मिला। और मेंस में तो ये हालत रही कि 10% से ज्यादा क्वेश्चन लोगों को नोट्स और गाइडों में से नहीं मिले। जिसकी कॉन्सेप्चुअल तैयारी थी, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और जिसने टेक्स्ट बुक पढ़ी, वो बंदा इस बार आरएस की मुख्य परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाएगा। तो इस पर अपन अलग भी क्लास आयोजित करेंगे। तो आज की जो क्लास थी, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। आरएस प्रीलिम्स में, विश्व भूगोल में जो अपन यहाँ पढ़ेंगे उसमें से आपके एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। ये आप भले ही नोट कर लो या इसको रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, धन्यवाद।